everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is sampling. थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में हम बात करेंगे। सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स की। पॉपुलेशन और यूनिवर्स से क्या मतलब है? सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब है एग्रीगेट बेस पर, यानी कि जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो एग्रीगेशन बेस पर जब हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, यानी कि 12th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर। टोटल पॉपुलेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे ओवरऑल बात की जा रही है, वो होती है पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं देन हम पॉपुलेशन साइज की हम बात करेंगे। साइज के अंदर आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन साइज हम बोलेंगे। देन नेक्स्ट टर्म हमारी आती है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और फाइनाइट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आप क्वांटिटी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट जहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखिए फिर एग्जिस्टेंट एंड रियल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन का मतलब क्या? तो रियली में एग्जिस्ट करती है वो पॉपुलेशन, वो सभी मेंबर्स, वो आ जाएंगे आपके रियल पॉपुलेशन के अंदर। देन नेक्स्ट आपकी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होगी? वो सभी मेंबर्स होंगे पॉपुलेशन के जो कि रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम सपोज करते हैं, मानते हैं, वो होती है हमारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सैम्पलिंग यूनिट की। और सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? जो हमने पॉपुलेशन साइज के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, सो जो आइटम्स जो इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग यूनिट बोलेंगे। नेक्स्ट फिर बात करते हैं सैम्पलिंग की। अब सैम्पलिंग क्या होगा? जो हमने एग्रीगेट स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है उसके अंदर जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी एक पार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। लाइक मान लीजिए सपोज आप कोई भी सामान लेने के लिए गए, कोई भी गुड्स लेने के लिए गए, जब आप थोड़ा सा सामान, जो उस सारे सामान के अंदर से थोड़ा से सामान को जब आप चेक करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? सैम्पलिंग हो जाती है। सो वेरियस करेक्टरिस्टिक भी है आपके कौन कौन से और किस किस एरिया के अंदर सैम्पलिंग यूज की जाती है। लाइक रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च के लिए, कस्टमर के बिहेवियर को जानने के लिए, या स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, एंड ऑडिटिंग फॉर टेस्ट चेकिंग द अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन। रैंडमली हम कोई भी ट्रांजेक्शन उठाते हैं और उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके सैम्पलिंग की? सो सैम्पलिंग से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता चल जाती है पॉपुलेशन के बारे में, और मिनिमम एफर्ट्स के अंदर, कि आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इज एस्टिमेट बेस्ड ऑन अ सैंपल। सैंपल के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन। हम अनुमान लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो सैम्पलिंग होती है वो होती है आपकी विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखवा देती हूँ, अपने जहां पर भी नोट्स बना रहे हो राइट डाउन कर लेना। एक होता है आपका विद रिप्लेसमेंट, और एक क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो जो विद रिप्लेसमेंट होता है उसमें क्या होते हैं आपके? टू सैंपल, वैल्यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, यहां पर भी टू सैंपल होंगे एंड वैल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस रहता है विद रिप्लेसमेंट का और विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी आइटम आपने उठाया, ठीक है, और उसको वापस से फिर डाल दिया, फिर इन्वॉल्व करके फिर कुछ आइटम उठाया। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या कर देते हो? रिप्लेस ही कर देते हो कोई भी आइटम को जिसको आपने उठाया है उसको, ठीक है। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया है मैंने कि क्या क्या
डिफरेंस रहेगा। और अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं, सो आपका जो विद रिप्लेसमेंट का किया है ना हमने, उसका फॉर्मूला रहेगा आपका n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला लिख लीजिए, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ये दोनों का आपका फॉर्मूलाज रहेंगे। देन नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड की। हम बात करेंगे सेंसस मेथड क्या होता है। सेंसस मेथड होता है जहां पर हर एक आइटम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, आपका जो भी आइटम है या पॉपुलेशन आप लगा सकते हो, या उनके बेसिस पर जब आप कंक्लूजन निकालते हो, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। इस मेथड को हम कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं। इसको आप ध्यान कर लेना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट फिर हम करते हैं सेंसस मेथड के अंदर ईच एंड एवरी यूनिट को हम लेंगे, बट अगर सैंपलिंग मेथड की हम बात करते हैं, तो सैंपलिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली हम सैंपल लेते हैं आइटम्स का। हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन है, हमारे पास ओवरऑल आइटम्स, और उसके अंदर से जब हम सैंपल किसी एक सैंपल को पुटअप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग मेथड हम बोलेंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पर दिया हुआ सैम्पलिंग जो मेथड होता है, थ्री मेन स्टेजेस रहेगी। नंबर वन इज सिलेक्ट अ सैंपल। सैंपल को सिलेक्ट करते हो, देन आप उससे के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे उसके अंदर से, और देन क्या करते हो, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एस्टिमेशन लगाना या फिर अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये आएगा आपका सैंपल मेथड के अंदर। अब बात कर लेते हैं सैम्पलिंग मेथड की। सो सैम्पलिंग मेथड जो रहेगा वो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आपका पूछा जाएगा, क्योंकि मेन आपका सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं, सो मेथड्स जो होते हैं वही आपके मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर वन इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर सभी यूनिट को इक्वल चांस दिया जाता है। यानी कि सैंपल जब हम ले रहे हैं तो वहां पर सभी आइटम्स को इक्वल चांस मिलता है। नंबर वन क्या होगा आपका, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो सिंपल रैंडम के अंदर सिंपली इक्वल चांस मिलेगा आपके, जो भी आइटम्स को या फिर सैंपल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो किसी भी आइटम को उठा सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जो आपका सैंपल रैंडम मेथड होता है उसके अंदर आपका फर्स्ट आता है लॉटरी मेथड। देखिए, लॉटरी मेथड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा लिख भी लीजिए, चाहे आप यहाँ पे लिखवा देती हूँ। लॉटरी मेथड इज अ वे टू क्रिएट अ रैंडम सैंपल बाय पिकिंग नंबर्स एट रैंडम। जहां पर नंबर्स जो होते हैं वो रैंडम बेस पर आप क्या करते हो, पिक करते हो। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है आपका, लॉटरी मेथड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ पेपर्स जैसे चिट होती है, ठीक है, कुछ पेपर्स की चिट पर कुछ लिख के आपने क्या कर दिया, वहां पर एक बोल के अंदर रख दिया, तो वहां से जब आप पुटअप करते हो तो वो भी एक तरीके से आपका लॉटरी मेथड के जैसा ही हो जाता है। नेक्स्ट, अगर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स की हम बात करते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इसको हम टीपी टेबल बोलते हैं, और आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो कोई भी नंबर्स को। ठीक है, रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे। हर एक कोई भी हम मेथड पढ़ेंगे उसके हर एक के मेरिट भी होंगे और हर एक के डीमेरिट भी होंगे। सो आपको ये सभी के सभी करने हैं, और वैसे इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यानी कि कोई भी बायसनेस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होगा। इस मेथड के अंदर हर एक यूनिट को लिया जाएगा, इक्वल चांस दिया जाएगा सिलेक्शन के रिगार्डिंग। और ये जो मेथड होता है टाइम की सेविंग करता है, मनी की सेविंग करता है और लेबर की सेविंग करता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डीमेरिट की।
डीमेरिट के अंदर इसका डीमेरिट क्या है कि अगर हमारा जो सैंपल का साइज है वो स्मॉल है, सो ये जो सैम्पलिंग मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। अगर यूनिवर्स जो है वो स्मॉल है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट है, इफ सम आइटम ऑफ यूनिवर्स इज सो इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारे जो यूनिवर्स के जो आइटम है वो इम्पोर्टेंट है, बट क्या पता हमने जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका सिलेक्शन कर लिया तो हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट। कब अप्रोप्रिएट नहीं होगा? जहां पर हमारी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसके डाइवर्स करेक्टरिस्टिक होगी। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की करेक्टरिस्टिक होगी, तो वहां पर हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट देखिए, फिर सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेट्राफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे। यहाँ से प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेट्राफाइड के अंदर, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर का रहेगा। जो आपका सेट्राफाइड होता है वो विद इन क्या रहता है, विद इन होमोजेनियस एंड, वैसे क्या रहेगा ये आपका, हेट्रोजीनियस। ठीक है, जो सेट्रास जो बनाए जाएंगे अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका मेडिकल का हो गया, नॉन मेडिकल का हो गया, कॉमर्स का हो गया और आर्ट का हो गया। तो ये जो आपके सेट्रास बना दिए गए हैं ये विद इन तो क्या है, कॉमन है, होमोजेनियस नेचर के है। बट अगर हम इंटर की बात करते हैं, इंटर सेंटर की बात करते हैं, या दो चारों अगर हम सेट्रास की बात करते हैं तो ये आपस में क्या है, हेट्रोजीनियस, यानी कि अलग अलग है। मेडिकल स्ट्रीम अलग है, नॉन मेडिकल अलग है, कॉमर्स अलग है, आर्ट अलग है। ठीक है, तो दिन क्या रहता है, होमोजीनियस। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। देन नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या यहाँ पर दिए हुए हैं वो भी कर सकते हो, और मैं आपको समझा रही हूँ तो अगर वो समझ में अच्छे से आता है तो वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, फिर मेरिट्स और डिमेरिट की हम बात करेंगे। नंबर वन इज इसके अंदर आपके जो भी सारे आप बोल सकते हो कि जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी आपके इक्वल या सेम करेक्टरिस्टिक है उनको आप एक सेट्रास के अंदर रख सकते हो और इजीली आप क्या कर सकते हो, उनसे रिजल्ट ले सकते हो, प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेट्रास के बेस पर। मोर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है ये मेथड आपको। नेक्स्ट अगर डीमेरिट्स की हम बात करते हैं तो डीमेरिट्स के अंदर नंबर वन क्या आता है, लिमिटेड स्कोप रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को समझना मुश्किल हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन अलग अलग होती है तो वहां पर आप सेक्टर्स बना भी नहीं पाते हो। नेक्स्ट है, पॉसिबिलिटी रहती है पर्सनल बायसनेस की कि प्रॉपरली हम सेक्टरफाइड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, फिर पॉपुलेशन का साइज अगर स्मॉल है तो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टेमेटिक जो रैंडम सैम्पलिंग होता है उसके अंदर सबसे पहले जैसे मान लीजिए सपोज आपको यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से दिए हुए हैं। अब सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक यूनिट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी एक यूनिट को सिलेक्ट कर लिया और उसी के बेसिस पर जब आप लेते हो, जैसे 10 को सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट आप 10th यूनिट ही लोगे, 20, देन नेक्स्ट 10th, 30, देन 40। तो इस तरीके से एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड से ही आप चलते हो कि वहां पर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट यूनिट कौन सी ली है। हर एक आप फर्स्ट यूनिट ही ले रहे हो, हर एक आप 10th यूनिट ही ले रहे हो, हर एक आप 5th यूनिट ही ले रहे हो। वो क्या हो जाता है, एक सिस्टेमेटिक, जहां पर ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। एक जब सैंपल का आप सिलेक्शन करते हो तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपका जो ये मेथड रहेगा ये सुटेबल रह सकता है। आइए देखिए, कुछ मेरिट्स पढ़ते हैं। सिंपल मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है, बहुत कम टाइम पीरियड लेता है कि जहां पर सिलेक्शन करने के अंदर मान लीजिए हर एक 5th आइटम को सिलेक्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो हर एक 5th आइटम को। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड देगा।
नेक्स्ट अगर डीमेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वल चांसेस नहीं दिया जाता। हर एक यूनिट को जो सिलेक्ट किया है फिर सिस्टमेटिक वे से नेक्स्ट उसी सेम गैप के अंदर आप सिलेक्शन करते हो। नेक्स्ट सेकंड है यूनिट आर डिफरेंट इन करेक्टरिस्टिक, यानी कि हर एक यूनिट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की होती है, तो वहां पर अप्रोप्रिएट रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग की। आइए देखिए मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होगा, जो कि अलग अलग स्टेजेस पर होकर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज बोलेंगे। अब मल्टी स्टेज के अंदर क्या होता है कि पहले मान लीजिए कि हमारे पास क्या, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कोई भी स्टडी पर्पस के लिए आप अडल्ट एजुकेशन इन हरियाणा स्टेट वो देख रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हो रैंडम बेसिस पर। आफ्टर दैट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सम तहसील, ठीक है, आउट ऑफ एंड आउट ऑफ तहसील सम विलेज, विलेजेस के अंदर से फिर टाउन का सिलेक्शन करते हो। तो ये क्या चल रहा है, ये आपका मल्टीपल स्टेजेस पर चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बट रैंडम बेसिस पर चल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, आपका मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। Firstly enter universe and divided into sub stages and sub stages, उसको हम बोलेंगे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखिए फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। जो मेरिट्स होगी, मेरिट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि बेस्ट मेथड है कि जहाँ पर हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स की पॉपुलेशन के रीजनल बेसिस पर, एंड सुटेबल रहेगा मेथड कि जहाँ पर हम किसी एक चीज को सिलेक्शन ना करके अलग अलग स्टेजेस पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। डिमेरिट्स क्या, डिमेरिट्स रहेगा ये जो आपका मेथड है, दिस मेथड रिक्वायर मेनी टेस्ट टू करेक्टली एस्टिमेट, यानी कि यह जो मेथड जो होता है इसको बहुत बार टेस्ट करना पड़ता है, हर एक लेवल पर टेस्ट करना पड़ता है, जो कि टाइम और लेबर या फिर हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इस मेथड के अंदर जो एस्टिमेशन है या फिर जो एक्यूरेसी है, प्री डिसाइडेड विच इज नॉट सीम लॉजिकल, यानी कि जहां पर हम रिजल्ट निकालते हैं या फिर जो भी हमारा एस्टिमेशन होता है, एक्यूरेसी होती है, वो प्री डिसाइडेड होती है, कोई भी उसके अंदर लॉजिकल चीजें नहीं दिखती। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग की। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है एक गुच्छा आप टाइप लगा सकते हो, सो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर क्या होगा कि हम क्या कर, जैसे कि अगर मेडिकल इंडस्ट्रीज की आप बात करते हो जहां पर बहुत सारी दवाइयां वगैरह बनती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक टैबलेट को वो चेक करके देखते हैं या फिर हर एक टैबलेट के ऊपर वो वेरिफिकेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो भी आपके बॉक्सेस होते हैं उसके बॉक्सेस के अंदर से एक टैबलेट ली और वहां से इंस्पेक्शन वो कर देते हैं कि आपकी एक्यूरेट है, सही है, नहीं है, क्वांटिटी क्वालिटी सब वहां से एक्यूरेसी देखी जाती है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर क्या कर रहे हो, बल्क में आपके पास ये चीजें हैं और आप किसी एक आइटम के बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, उसको सिलेक्शन कर रहे हो और उसकी एक्यूरेसी को चेक कर रहे हो, वो आ जाएगा आपका क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, वो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। जो प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग मेथड हमने पढ़ा है वहां पर क्या है कि प्रोबेबल चांसेस है, वहां पर हमें पता है ऑलरेडी कि हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, बट नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें पता नहीं होता। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्शन करता है आइटम्स का। किस तरीके से, नंबर वन इज अ जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग के अंदर क्या होगा, देखिए इस मेथड के अंदर जो भी सिलेक्शन किया जाता है सैंपल का डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर को जैसा सही लगता है वो उसी तरीके की सैंपलिंग को क्या करेगा, उठाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्लास के अंदर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाता है तो वो जो लास्ट बेंच पे कोई स्टूडेंट बैठा है उसको खड़ा होकर कोई भी क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, या फिर किसी से भी करता है, वो उसकी जजमेंट के बेस के ऊपर है। ठीक है, तो वो वहां से सैंपल सैंपल को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो हो जाता है आपका जजमेंट सैंपलिंग। मेरिट्स क्या होंगे, लेस एक्सपेंसिव रहता है ये मेथड, सिंपल और इजी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
दिस मेथड इज यूजफुल इन दोज फील्ड वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर यूनिट, ये जो मेथड है ये वो कहाँ पर बेनिफिशियल है इसका, जहां पर जो यूनिट है वो सारी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। जो यानी कि अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट को अगर खड़ा करके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसने नहीं बताया, फिर उसने सारे बता दिए तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सैंपल का मतलब तो हुआ तो यही कि जो भी आपके पास ओवरऑल सारे आइटम्स है उनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो मेथड एडजस्टमेंट सैम्पलिंग जो मेथड है वो कब सुटेबल होगा, जहां पर जो सारी की सारी जो यूनिट है या सारे के सारे स्टूडेंट है सिमिलर रिस्पॉन्स करे, ठीक है। यानी कि चाहे आप लास्ट से किसी स्टूडेंट से खड़े होकर कोई क्वेश्चंस कर लो या फर्स्ट बेंच से कर लो, सेम आंसर दे, आप रिस्पॉन्स सेम रहे। देन नेक्स्ट देखिए, डीमेरिट्स की हम बात करेंगे। डीमेरिट के अंदर यहाँ पर बायसनेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं और एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट नहीं दे पाता है। देन सेकंड देखिए, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग की हम बात करते हैं, इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर असाइन कर देता है स्पेसिफिक कोटास को अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरिया। जैसे कि जॉब के अंदर भी होते हैं ना, जॉब के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल कैटेगरीज का कितना कोटा रहेगा, बीसी का, एससी का, पीसीए का, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर कई मेल एंड फीमेल का भी रहता है, ठीक है। तो यानी कि कोटा जो है वो एक आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर उसने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर 20% मेल आने चाहिए, यहाँ पे 30% फीमेल की ही जो वैकेंसी है वो फिलअप होनी चाहिए, वो होता है आपका कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मेरिट्स की। हम बात करेंगे सो मेरिट के अंदर ग्रेटर चांस ऑफ इम्पोर्टेंट यूनिट बिंग इंक्लूडेड, यानी कि हर एक यूनिट को इंपॉर्टेंस मिलती है कि वहां पर ग्रेटर चांस मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द मेथड, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर है और एक क्वाटा फिक्स है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट डीमेरिट पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो क्या, पॉसिबिलिटी बायसनेस की तो रहती ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। आइए देखिए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग? कन्वीनियंस का मतलब होता है आपकी खुद की सुविधा के अनुसार, यानी कि ये भी आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज की बुक पब्लिश की आपने, बीकॉम की आपने कोई बुक है जो पब्लिश की, अब उसकी पब्लिसिटी करने के लिए कॉलेज में जाना सुटेबल रहेगा या फिर स्कूल में जाना सुटेबल रहेगा? वहां से आप सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, अपने बुक का रिव्यू कलेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? कॉलेज में जाके कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कॉलेज में जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है जिसको जिसके रिगार्डिंग सैंपल कलेक्ट करना है, वो वही सुटेबल प्लेस पर जाता है जहां से उसको सैंपल मिल सके इजीली, ठीक है, और उसको पता होता है। तो वो होती है आपकी कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट आपकी एक्सटेंसिव सैंपलिंग। एक्सटेंसिव सैंपलिंग कौन सी होती है? इस मेथड के अंदर क्या होता है, सैंपल जो साइज होता है ऑलमोस्ट बिग होता है, ओके। और जहां पर हम 90% जो है वो 90% भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए या फिर हमारे पास सैंपल आ जाए, और 10% हम उसको छोड़ देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही टिपिकल रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या है, बहुत ही लार्ज है, इसीलिए सो हम यहाँ पर 90% का क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं एज अ सैम्पलिंग। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, आप इसको चेन सिस्टम भी आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए नेटवर्क सिस्टम आप लगा सकते हो थ्रू द रेफरल नेटवर्क, आपको दिया भी हुआ है। यहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए जैसे ए पर्सन है, उसने अपने फ्रेंड से कोई भी क्वेश्चंस पूछा, बी से और सी से क्वेश्चन पूछा, और बी और सी ने को क्या बोला कि ठीक है आप फर्दर क्या कीजिए कि दो लोगों से आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट मेरे को करके दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
फिर आगे फर्दर इनको दो को बोल दिया। तो इस तरीके से जो एक नेटवर्क सिस्टम से चलता रहता है उसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हाँ यहाँ से हमारा डाटा कलेक्ट हो सकता है। जो भी उसके नोन पर्सन आप लगा सकते हो, या फिर जिसको बेसिकली नॉलेज होती है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं, और उसी के थ्रू हम हमारा जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर सिक्वेंटल सैम्पलिंग। सिक्वेंटल सैम्पलिंग क्या होता है? सिक्वेंटल सैम्पलिंग होगा इसके अंदर हम पहले सैंपल को लेते हैं, और अगर हमारे पास रिजल्ट नहीं आता, फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्मॉल सैंपल को लेंगे, बट अगर हमारे पास डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आया तो ही हम क्या करेंगे, सेकेंड सैंपल की तरफ जाएंगे। एक सीक्वेंस में चलते हैं कॉन्टिन्यूसली, जब तक हमें जो हमने सोचा है वो रिजल्ट जब तक हमें नहीं मिल जाते तब तक हम कंटिन्यू रहेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर की। यहाँ से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है आपका। यहाँ से पूछा गया था आपसे, स्टेटमेंट टाइप से पूछा गया था कुछ भी कि इसके अंदर से नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप ये कवर अप कर लेना। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो साथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ, साथ के साथ टिक मार्क करते रहना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्योंकि यहाँ पर भी आगे भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सैम्पलिंग एरर की अगर बात करते हैं तो सैम्पलिंग एरर जो होता है वो होता है आपका रिलेटेड टू द सैंपल, जो कि आपका सैंपल के कारण होता है। सैंपल के अंदर जैसे कि मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया, सैंपलिंग मेथड को ही गलत आपने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वन सैंपल फॉर अदर सैंपल ड्यू टू डिफिकल्ट इन कलेक्टिंग द सैंपल। अगर एक सैंपल आपके लिए कलेक्ट करना डिफिकल्ट है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट कलेक्ट कर लेते हो, दैट इज अ सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट है आपका कि फॉल्टी, आपने कोई भी जो आपकी निर्धारित की गई सैंपलिंग यूनिट उसमें आपने फॉल्ट कर दिया, उतनी आपने यूनिट कलेक्ट नहीं की। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की होती है पॉपुलेशन आपकी, सो वरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की है, सो वहां पर भी आपके सैंपलिंग एरर आ सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, जो कि सैम्पलिंग के रिगार्डिंग एरर नहीं होते हैं। अब सैम्पलिंग के अलावा एरर कौन सी होंगे आपके, ह्यूमन फैक्टर के होंगे, ऑब्वियसली ह्यूमन फैक्टर ही बचता है, ठीक है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर होता है, सैम्पलिंग होता है, या तो सैम्पलिंग के रिगार्डिंग एरर होंगे या फिर ह्यूमन फैक्टर के एरर होंगे। सो ह्यूमन फैक्टर के क्या क्या एरर हो सकते हैं, फॉल्टी प्लानिंग हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है आपका सिलेक्शन असेंबली की, आपने सिलेक्ट जो सैंपल यूनिट है उसी का आपने सिलेक्शन सही नहीं किया, जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है उसको ट्रेनिंग सही से प्रोवाइड नहीं की गई, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है आपके पास, कोई भी लापरवाही के कारण, या फिर कोई भी कंप्लेंट्स के अंदर एरर, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया, स्टेटिस्टिकल मेजर रॉन्ग के कारण क्वेश्चंस गलत फ्रेम किए। सो ये आपके क्या होंगे, सारे के सारे नॉन सैम्पलिंग एरर होंगे। देन नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरामीटर की। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर की बात करेंगे। सो पैरामीटर क्या होता है आपका, पैरामीटर ईच एंड एवरी आइटम है उसके ऊपर बेस्ड होगा, एक स्टेटिस्टिकल मेजर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है जो पॉपुलेशन मीन है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से करेंगे, एंड proportion of defective in a whole lot of population को हम पी से करते हैं, कैपिटल पी से हम करेंगे। जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर जो होता है वो क्या शो करता है, यूनिवर्स की करेक्टरिस्टिक को शो करेगा, और पैरामीटर आपके कांस्टेंट रहते हैं, ना ही तो वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन करते हैं, ना ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ना ही स्टैंडर्ड एरर्स। पैरामीटर्स आपके यूजली अननोन रहेंगे, यानी कि जो अननोन रहते हैं, और जो स्टेटिस्टिक होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया भी हुआ आपको एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, फिर स्टेटिस्टिक की बात करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटिस्टिक की। स्टेटिस्टिक क्या होता है, स्टेटिस्टिकल मेजर होता है जो कि बेस्ड होता है
आइटम्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल्स के ऊपर बेस होगा। फॉर एग्जांपल सैंपल मीन हो गया, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस से, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन सैंपल स्मॉल पी। यहाँ पर ध्यान रखना, पैरामीटर के अंदर हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। और जो आपके स्टेटिस्टिक होते हैं वो शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन, और इनकी जो वैल्यू रहेगी वो वरी करती है सैंपल टू सैंपल। लाइक जैसे कि इनके पास क्या क्या होगा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन भी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग एरर। ठीक है। और जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके अननोन होते हैं, स्टैटिस्टिक यूज किए जाते हैं, एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट देखिए फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, सो सैम्पलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूज किया जाता है सैम्पलिंग को एनालिसिस करने के लिए। एंड हम नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं, हर एक सैंपल जो लेंगे हम, हर एक सैंपल के ऊपर हम कंप्यूट करते हैं स्टेटिस्टिकल मेजर से, जैसे कि मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाता है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन आ जाता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स होते हैं कि जहां से हम स्टेटिस्टिकल मेजर लगा सकते हैं। ठीक है। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जितना ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजर होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल का साइज क्या लेना पड़ेगा, लार्ज, क्योंकि एन को जितना आप लार्ज करते जाओगे, लार्ज नंबर्स लेते जाओगे, उतने आप किसके क्लोजर चले जाओगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजर आप चले जाते हैं। ओके। फिर आपको यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल दिए गए हैं लार्ज सैंपल के, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। सो ये रीड आउट कर लेना एक बार के लिए, बस इनफ रहेगा, कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। फिर हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछी भी गई है। प्रॉपर्टीज के अंदर हम करते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, इट्स मीन इज सेम एज द पॉपुलेशन म्यू, यानी कि जो पॉपुलेशन म्यू की है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका जो स्टेटिस्टिक का जो हम मीन करके आए, बट अलग अलग नेम से अलग अलग इनको डिनोट करते हैं, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइड द सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी कि मोर देन 30। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा आपका, जब सैंपल साइज क्या होगा, लार्ज होगा, वहीं पर होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट फिर बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज यूज टू फाइंड कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इट इज यूज इन टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हम बात करेंगे।